हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का दूसरा दिन है, दूसरा क्लास है और दूसरा चैप्टर है हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा कि जिस परिवार में, जिस समाज में और जिस देश में बड़ों का इज्जत ना होता हो, शिक्षकों का सम्मान ना होता हो, उस परिवार का, उस समाज का, उस देश का कोई भविष्य नहीं होता है, कोई इतिहास नहीं होता है। क्योंकि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पावर का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक एनर्जी का नाम है, एक परिवर्तन का नाम है। इसलिए मैं शिक्षकों के सम्मान में अवश्य कहना चाहूंगा कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफान बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, राजेंद्र प्रसाद बना दिया। इसलिए अगर आपने लाइफ में आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो मेरा एक एडवाइस याद रखिएगा, मेरा एक सजेशन याद रखिएगा कि बड़ों का इज्जत कीजिएगा, शिक्षकों का सम्मान कीजिएगा। रही बात इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश बोलने की, टॉकिंग स्किल की, स्पीकिंग स्किल की, तो मैं पहले क्लास में आप लोगों से प्रॉमिस किया था, चैलेंज किया था कि मैं आप लोगों को 5 घंटा में अंग्रेजी बोलवा दूंगा। अगर 5 घंटे के अंदर अगर अंग्रेजी नहीं बोलवाया तो मैं अपने लाइफ में कभी मार्कर नहीं उठाऊंगा और टीचिंग के दुनिया से संन्यास ले लूंगा। तो आइए हम लोग चैप्टर देखते हैं, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। हाउ टू टॉक इन इंग्लिश में एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज टॉक। यानी कि टॉकिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए, टॉकिंग करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए आपके पास कम से कम, आपके टीम में कम से कम 2 आदमी का होना कंपलसरी है। अगर 2 आदमी नहीं रहेंगे आमने सामने तो आप किससे बात करेंगे? दीवार से बात करेंगे? पेड़ पौधा से बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहीं से जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और पहले क्लास में मैंने बताया था दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉकिंग स्किल डेवलप कर जाए, स्पीकिंग स्किल डेवलप कर जाए, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर डेवलप कर जाए इंग्लिश का, तो कम से कम 2 का टीम बनाइए, 4 का टीम बनाइए, पूरे परिवार का एक टीम बना लीजिए। अगर दोस्त है, सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, तो 2-4 दोस्तों का टीम बना लीजिए, सर्किल बना लीजिए और सब लोग मिलकर मेरा क्लास कीजिए। मैं वादा जो किया हूं कि 5 घंटे के अंदर अंग्रेजी बोलवा दूंगा, तो रियली इट्स माय चैलेंज दैट आई विल मेक यू एबल टू टॉक इन इंग्लिश विद इन 5 आवर्स। विद इन 5 आवर्स मतलब 5 दिन, 5 क्लास। तो आइए हम लोग जो है 2 आदमी का टीम बनाकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि टॉकिंग के लिए आपके पास 2 पर्सन्स होने चाहिए, 2 पर्सन्स की टीम होनी चाहिए। अगर 2 से अधिक है, 4 लोगों की टीम है, 4 से अधिक लोगों की टीम है, तो समझिए कि सोने पर सुहागा है। आप और जल्दी सीखेंगे। जो चीज आपको 4 दिन में सीखना होगा वो 2 दिन में सीख जाएंगे, जो 2 दिन में सीखना होगा 1 दिन में सीख जाएंगे। जितने ज्यादा लोगों की टीम होगी उतना ही जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे, उतना ही जल्दी आप स्पीकिंग सीखेंगे। आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं। 2 टीम, यानी कि 2 लोगों का टीम है आपके पास। पहला व्यक्ति मान लीजिए कि राम हो गया, दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कि रहीम हो गया। तो रहीम राम से क्या बात करेगा, ये जानना जरूरी है ना। आप लोग जानना चाहेंगे ना कि राम रहीम से क्या बात करेगा। तो आइए देखते हैं। क्योंकि राम की जो आइडियाज होगी, राम की जो थॉट्स होगी, राम की जो फीलिंग्स होगी, राम के दिल में जो बात होगी, राम के दिमाग में जो चल रहा होगा,
वही न जो है रहीम से तक पहुंचाएगा। जो आइडियाज, थॉट, फीलिंग्स राम के अंदर चल रही उसी को रहीम तक वो पहुंचाएगा। तो पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना कोई साधन चाहिए ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, आइए एक एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो, मुंबई से कोलकाता जाना हो, कोलकाता से चेन्नई जाना हो, या इंडिया से जापान जाना हो, जापान से अमेरिका जाना हो, अमेरिका से स्विट्जरलैंड जाना हो, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना हो तो किसी ना किसी साधन का यूज करेंगे ना, अपनाएंगे ना। चाहे रोडवे का यूज करें, रेलवे का यूज करें, एयरवे का यूज करें या वाटर वे का यूज करें, एक जगह से दूसरे जगह जाने का यही नहीं 4 साधन है। समझ मारिए सबको। यानी कि एक रोडवे साधन है, रेलवे साधन है, एयरवे साधन है और वाटरवे साधन है। उसी तरह से अपनी बात को हम सिर्फ राम और रहीम नहीं समझिए। ये तो राम और रहीम एक एग्जाम्पल के मैं लिखा हूं। आप अपनी आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग को अगर सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाने के लिए भी आपके पास 3 साधन है। जिस तरह से एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए 4 साधन था, रोडवे, रेलवे, एयरवे और वाटरवे, उसी तरह से अपने आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग को, दिल में जो बात है, जो दिमाग में बातें चल रही है, उसको सामने वाले तक पहुंचाने के लिए 3 साधन है, 3 तरीका है। आइए देखते हैं कौन कौन तरीका है। पहला है वर्बल। वर्बल के हिंदी होता है मौखिक। मौखिक मतलब जो हम मुंह से कहेंगे, जो हम अपने जुबान से कहेंगे, यानी कि अपने फीलिंग को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को जो हम मुंह से कहेंगे, जुबान से कहेंगे, बोलकर कहेंगे और सामने वाले तक पहुंचाएंगे। दूसरा साधन है नॉन वर्बल या बॉडी लैंग्वेज। यानी कि इसमें बोलेंगे ही नहीं। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि गैर मौखिक, मतलब मुंह से नहीं कहेंगे बल्कि इशारा से बोलेंगे। यानी कि भाषा के बारे में हम कह दें कि ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज। यानी कि सिर्फ हमारा जुबान ही बात नहीं करता है एक दूसरे से, हम सिर्फ जुबान के माध्यम से ही अपने थॉट्स को, आइडियाज को और फीलिंग को नहीं सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी हम पहुंचा सकते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज मतलब आप ही का बॉडी नहीं, क्योंकि नाउन 3 होते हैं ना। किसी व्यक्ति को, वस्तु को और जगह के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो बॉडी का मतलब क्या? नॉट बॉडी ऑफ मतलब योर बॉडी। बॉडी मतलब किसी व्यक्ति का बॉडी हो सकता है, किसी वस्तु का बॉडी हो सकता है, किसी जगह का बॉडी हो सकता है। व्यक्ति का बॉडी जैसे मेरा बॉडी मान लीजिए, आप अपना बॉडी मान लीजिए। वस्तु का बॉडी जैसे मान ले कि ये मार्कर हो गया, कोई मकान हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि मुंह से कुछ न कहे, फिर भी पता चल जाए उसके इशारे से, इंडिकेशन से कि वो कुछ कह रहा है। जैसे आप जाइएगा मंदिर पर तो मंदिर स्ट्रक्चर देखकर पता चल जाए कि ये मंदिर है। मस्जिद पर जाइएगा तो मस्जिद का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखकर पता चल जाए कि ये मस्जिद है।
अगर चर्च पर जाइएगा, चर्च का स्ट्रक्चर देखकर पता चल जाएगा कि ये चर्च है। तो जो मंदिर का स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर कुछ बोल रहा था, कुछ कह रहा था। उसी तरह से जो मस्जिद का स्ट्रक्चर था, तो मस्जिद का स्ट्रक्चर, जो मस्जिद का जो बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ कह रहा था कि ये मकान नहीं है, ये मस्जिद है। उसी तरह से जो चर्च का बिल्डिंग होता है, वो बिल्डिंग के पास जाइएगा, बिल्डिंग के सामने जाइएगा, तो चर्च का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर बताता है, इशारा कहता है कि मैं बिल्डिंग नहीं हूं, मैं मकान नहीं हूं, बल्कि मैं चर्च हूं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, आप घरेलू एग्जाम्पल देख लीजिए, काफी नियरेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आप अगर बाइक से जा रहे होते हैं, अगर आप कार से जा रहे होते हैं और आगे रोड पर, चौराहे पर जब रेड लाइट जल रहा होता है, तो क्या करते हैं? अपने बाइक को रोक देते हैं, कार को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि रेड लाइट बता रहा है कि रुक जाओ, रेड लाइट कह रहा है कि रुको, आगे जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। जब आपको बाएं घूमना होता है तो बाएं का इंडिकेटर जला देते हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो। तो आपसे पीछे जो व्यक्ति आ रहा होता है, वो समझ जाता है कि इसको बाएं घूमना है। अगर राइट का इंडिकेटर जला देते हैं, बाइक का चाहे कार का, तो पीछे वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इसको राइट की तरफ घूमना है। यानी कि बाइक का और कार का इंडिकेटर कह रहा है कि ये इसको राइट घूमना है, इसको लेफ्ट घूमना है। यही नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे, क्या जी लाए हो, आज के तुम वादा किए थे ना, तो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? पैसे को, मनी को। चलो ये सब एग्जांपल छोड़ो। जैसे अगर कोई लड़की जा रही हो, आपके सामने से गुजर रही हो, और आपने क्या किया कि उसको आंख मार दिया, और जब वही आंख मारा, वही वो सैंडल निकाली और मारना शुरू कर दी। दो चार आदमी जब इकट्ठे हो गए तो तुम चिल्लाओ और कहो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी गलती क्या है? तो अरे आपके जुबान किया या नहीं किया, लेकिन शरीर का अंग किया ना, आपने आंख मारा ना, यही तो बॉडी लैंग्वेज है। समझ आ रही है सबको बॉडी लैंग्वेज? जैसे कोई व्यक्ति अगर गेरुआ वस्त्र पहना हो, टीका किया हो, तो पूछने की जरूरत है कि आप कौन हैं? ये तो पता चल जाएगा कि वो साधु बाबा है, पुजारी है। उसी तरह से कोई व्यक्ति कुर्ता पैजामा पहना हो और दाढ़ी रखा हो, तो पूछने की जरूरत है कि वो मौलवी साहब हैं? वो पता चल जाएगा कि मौलवी साहब हैं। यानी कि आपका ड्रेस जो इंडिकेट करता है। आप लोग स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है, उसे क्यों पहनते हैं? मेडिकल कॉलेज का अगर आप स्टूडेंट है तो मेडिकल कॉलेज का यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? क्योंकि मेडिकल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन लेने से पता चलता है कि आप मेडिकल का स्टूडेंट हैं, क्योंकि उसका कुछ सिंबल होता है, उस सिंबल से पता चलता है कि दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ यूनिफॉर्म होता है, सिंबल होता है। जब वो यूनिफॉर्म पहन लीजिएगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। चलिए ये चीज छोड़ दीजिए, अगला एग्जांपल देखिए। जब पुलिस की गाड़ी आती है तो अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है कि पुलिस की गाड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके आगे एक सिंबल लगा रहता है पुलिस की। समझ मारिए, पुलिस का यूनिफॉर्म समझ रहे हैं ना? जब पुलिस अपना यूनिफॉर्म पहन लेती है तो सामने वाले को जो उसका यूनिफॉर्म देखकर आप पता लगा, अरे ये तो पुलिस वाले हैं। उसको अगर पुलिस अपना यूनिफॉर्म पहन ले, उसके बाद उसको कहने की जरूरत है कि हम पुलिस वाले हैं? नहीं, उसका यूनिफॉर्म बताता है कि वो पुलिस वाला है। समझ मारिए? तो ये रहा क्या चीज?
बॉडी लैंग्वेज, यानी कि एक शब्द में जान लीजिए कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी दे टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज। शरीर का हर अंग अपने भाषा में बात करता है। तो सामने वाले तक अपने फीलिंग को, थॉट्स को और आइडियाज को पहुंचाने के लिए कितना तरीका मैंने बताया? वर्बल और नॉन वर्बल। तीसरा है वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि दोनों मिला हुआ है। जैसे पहले वाला हमने समझाया वर्बल, वर्बल का मतलब यानी कि सिर्फ कोई मुंह से बोले, ऐसे स्टैचू की तरह, मूर्ति की तरह सामने खड़ा हो जाए और कहे कि कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, गेट आउट, प्लीज ब्रिंग अ चेयर, प्लीज ब्रिंग 2 पेप्सी, 1 स्पंज, हाफ प्लेट चाउमीन, तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। कौन समझेगा? क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे समाज में पढ़े भी लिखे लोग हैं, अनपढ़ भी लोग हैं। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो तो आपकी बात को समझ जाएगा, लेकिन जो अनपढ़ होगा वो आपकी बात को नहीं समझ सकता है। और आपकी बात को समझेगा नहीं तो जवाब कैसे देगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो सामने वाले को अगर समझाना चाहते हैं तो वर्बल बोलिए, यानी कि मुंह से बोलिए। समझ गया तो ठीक है, नहीं तो इशारा से कीजिए, जैसे मैंने बता रहा था अभी कि इशारा से कैसे बात की जाता है। लेकिन अगर बेस्ट स्पीकर बनना चाहते हैं, बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, किसी भी भाषा का स्पीकर बनना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज का स्पीकर बनना चाहते हैं, या दुनिया के कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को अगर यूज करता है, बोलता है, तो इसका यूज बहुत कम करता है, इसका भी यूज बहुत कम करता है। सबसे ज्यादा यूज होता है वर्बल और नॉन वर्बल का। अगर कोई व्यक्ति अगर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिक्स करके बोलता है, और शायद पूरी दुनिया में यही बोली भी जाती है, दोनों को मिक्स करके ही बोली जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप उस समय से मेरी क्लास देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं मुंह से भी बोल रहा हूं, आप बॉडी लैंग्वेज भी चल रहा है, कभी हाथ चल रहा है, कभी पैर चल रहा है, कभी शरीर का एक्शन चल रहा है, चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, एक्टिविटीज मेरी ना। तो यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल दोनों को मिक्स करके वर्बल और नॉन वर्बल, यही जो है स्पीकिंग में यूज किया जाता है, टॉकिंग में यूज किया जाता है। जैसे अब देखिए आपकी स्पीकिंग कितना आसान हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा। अगर दोनों को मिक्स करके बोलते हैं तो अनपढ़ भी आपकी बातों को समझ लेगा, आपके स्पीकिंग को अनपढ़ भी समझ लेगा, और आपके एजुकेशन का मतलब भी यही हुआ, आपके एजुकेशन का सही अर्थ भी हुआ। अगर आप स्पीकिंग जानते हैं, स्पीकिंग का मास्टर हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का मास्टर हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं 100%, तो मतलब यही हुआ कि आप पढ़े लिखे से तो बात करिए ले, अनपढ़ से भी बात कर ले। क्योंकि मेरा एक लाइन है कि मैं तो अनपढ़ को भी अंग्रेजी सिखा देता हूं, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो अनपढ़ से भी अगर आप बात करें अंग्रेजी में तो अनपढ़ भी समझ जाए। ये आपके पास थ्योरी होनी चाहिए, ये आपके पास आइडियाज होना चाहिए, ये आपके पास टेक्निक होना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम जो है वर्बल और नॉन वर्बल का यूज की बात कर रहे हैं कि जब इसको यूज करेंगे तो अनपढ़ भी, पढ़े लिखे लोग तो उसको समझेंगे ही, अनपढ़ लोग भी आपकी बातों को समझ लेंगे। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, रेस्टोरेंट में बैठ जाइए, कपड़ा तो अच्छा पहने हुए हैं, आप अच्छा यूनिफॉर्म पहने हैं, ड्रेस पहने हैं, ड्रेस से तो आजकल पता ही नहीं चलता है कि कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है। सब लोग स्मार्ट हैं, देखिए जैसे आप लोग स्मार्ट लग रहे हैं, देखो तो आप लोग कितने स्मार्ट लग रहे हैं, कितना अच्छा आप लोग ड्रेस पहने हैं, कितना अच्छा यूनिफॉर्म पहने हुए हैं।
भले कोई मेडिकल का यूनिफॉर्म पहना है, कोई इंजीनियरिंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, इसी में से कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। आप लोग कितने स्मार्ट ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह का ड्रेस अनपढ़ लोग नहीं पहनता है? अनपढ़ लोग भी पहनता है। तो आप अगर ड्रेस अच्छा पहन लिए, किसी रेस्टोरेंट में गए और वेटर को कहिए वेटर कम हियर, तो आप जो जुबान से बोल रहे हैं कि कम हियर, उसको समझे या नहीं समझे, आप इशारा कर रहे हैं कि कम हियर, उसको समझ जाएगा, आपके पास नजदीक आएगा। आप बोलिए कि 2 स्पंज 1 स्प्राइट एंड 1 प्लेट चाउमीन। आपका ऑर्डर लिखेगा और जाएगा और आपका ऑर्डर लाकर सर्व कर देगा। जब आप खा पी लीजिए तब उससे पूछे कि बिल प्लीज, तो बिल अगर कहेगा बिल प्लीज तो हो सकता है कि नहीं समझा अगर अनपढ़ होगा तो, लेकिन कहेगा बिल प्लीज तो अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है, क्योंकि ये पैसे को इंडिकेट करता है। अभी बताया था, मैंने पढ़ाया था। तो जाएगा और बिल लेकर आएगा, आप उसका बिल दीजिए और थैंक यू बोलिए, और थैंक यू बोलकर वहां से चल दीजिए। अब जो आसपास के जो टेबल पर लोग आपके बैठे होंगे, जो चूंकि आपके राइट साइड में भी टेबल लगा होगा, लेफ्ट साइड में भी लगा होगा, फ्रंट साइड में भी लगा होगा, बैक साइड में भी लगा होगा, और आपने कैसे उसको इंडिकेट किया, वहां कैसे जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, वेटर को बुलाया कि वेटर कम हियर, 2 स्पंज 1 स्प्राइट एंड 1 प्लेट चाउमीन। लास्ट में क्या बोला? बिल प्लीज। जाते समय क्या बोला? थैंक यू सो मच। अब आसपास के लोग समझेगा कि क्या आप बेस्ट इंग्लिश बोल रहे हैं। आप ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप वर्बल जानते थे, नॉन वर्बल जानते थे, इसलिए पॉसिबल हुआ? नहीं, वर्बल और नॉन वर्बल को मिक्स कर दिया, यानी कि बॉडी लैंग्वेज भी आपने यूज किया और सेंटेंस भी आपने यूज किया, तो सामने वाला व्यक्ति इजीली समझ गया, आसानी से समझ गया और आपकी बात का जवाब दिया। यहां पर मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा। हम लोग किसी भाषा की बोलने की बात कर रहे हैं ना, किसी भाषा की बोलने कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई पूछ दे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज लैंग्वेज का जो आंसर होगा, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द situation is called लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज का डिफिनेशन क्या हुआ? एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी कि जो आंसर हुआ उसमें 3 वर्ड बड़ी महत्वपूर्ण है। एक्शन, एक्शन मतलब एक्शन ऑफ बॉडी। किसका एक्शन ऑफ बॉडी? जो फर्स्ट पर्सन है। 2 व्यक्ति को मैंने बताया था ना कि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मेरा एक्शन ऑफ बॉडी होगा और सामने वाला क्या देगा? रिएक्शन। तो कहेगा रिएक्शन ऑफ बॉडी। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का डिफिनेशन क्या हुआ? एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज कॉल्ड लैंग्वेज।
इसमें 3 वर्ड बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया एक्शन, रिएक्शन एंड सिचुएशन। ये तीनों वर्ड का इंग्लिश स्पीकिंग में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है, ये मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।